वेलकम टू एडू अचीव क्लासेस, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां हम आपको आसान भाषा में कठिन टॉपिक समझाते हैं। अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल। और आज का जो विषय है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, तो जरा सोचिए, अगर आज की कोई बहुत बड़ी ग्लोबल टेक या ई कॉमर्स कंपनियों, मतलब मान लीजिए अमेज़न या गूगल जैसी कोई कंपनी, वो सिर्फ आपको सामान बेचने तक सीमित ना रहे। हाँ, मतलब अपना मूल काम छोड़कर कुछ और ही करने लगे। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि वो कंपनी अचानक अपनी खुद की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर ले, आपसे टैक्स वसूलने लगे और तो और आपके देश के कानून भी खुद ही लिखने लगे। अरे ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है ना? एकदम। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास में जाएं, तो करीब 250 साल पहले ना बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी है। जी। नाम की एक विशुद्ध व्यापारिक संस्था, जो सिर्फ मुनाफा कमाने भारत आई थी। हाँ, जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो महज 70 वर्षों के छोटे से अंतराल में एक पूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय में बदल गई। और इसने एक पूरे उपमहाद्वीप पर ही अपना कब्जा जमा लिया। बिल्कुल। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही अहम होने वाली है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ तारीखें या नाम नहीं रटने वाले हैं। एकदम सही कहा। हम उन कारणों के तह तक जाएंगे कि आखिर ये कानून या जो ये चार्टर लाए गए वो क्यों लाए गए। जी। क्योंकि एक बार जब आप इसके पीछे का वो क्यों समझ लेंगे ना, तो स्लाइड डेक में दिए गए तथ्य आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। अच्छा, लेकिन इस एक्ट को समझने से पहले हमें उस समय की जमीनी हकीकत को समझना होगा। 1780 के दशक तक ना ईस्ट इंडिया कंपनी एक अजीब स्थिति में थी। मतलब कैसी स्थिति? भारत में उनके अधिकारी बेतहाशा अमीर हो रहे थे, लेकिन खुद कंपनी दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। अरे हाँ, वो बहुत करप्शन वाला दौर था। बिल्कुल। कंपनी ब्रिटिश सरकार से उल्टा लोन मांग रही थी। तो इसी बात ने ब्रिटिश संसद को कंपनी के मामलों में दखल देने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। अगर मैं इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया की भाषा में समझूं, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग थी, है ना? हाँ, आप उसे पुनर्गठन कह सकते हैं। मतलब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये कंपनी व्यापार तो कर ही रही है, लेकिन अब इसके पास जमीन, राजस्व और राजनीतिक ताकत भी आ गई है। सही बात है। तो इसे संभालना आप कंपनी के पुराने मैनेजमेंट के बस की बात नहीं रही। एकदम सटीक एनालॉजी है। ये पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ही थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ना एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया। उन्होंने कार्यों का एकदम स्पष्ट विभाजन कर दिया। कार्यों का विभाजन मतलब व्यापार अलग और राजनीति अलग। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कंपनी से कहा कि आप एक व्यापारिक संस्था हैं, तो आप सिर्फ व्यापार पर ध्यान दीजिए। इसके लिए उन्होंने 24 सदस्यों वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या जिसे बीओडी कहते हैं, उनको व्यापारिक कार्य सौंप दिए। लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए तो एक नया विभाग बना दिया गया था ना? जी। भारत में जो नागरिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े राजनीतिक कार्य थे, उन पर नियंत्रण के लिए लंदन में 6 सदस्यों का एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बीओसी बना दिया गया। अच्छा, तो ये 6 लोग सीधे ब्रिटिश सरकार के थे? हाँ, और सबसे अहम बात यही थी कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए ब्रिटिश सरकार का भारत के मामलों पर सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो मतलब एक ही समय में 2 अलग-अलग निकाय काम कर रहे थे। एक तरफ कंपनी का व्यापार देख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरी तरफ राजनीति देख रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एकदम सही। और कार्यों की इसी विभाजन को ना इतिहास और राजनीति विज्ञान में द्वैध शासन या डुअल सिस्टम कहा गया है। ये व्यवस्था काफी लंबे समय तक चली। खैर, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जाता है। हाँ, वो ब्रिटिश भारत वाला पॉइंट। हाँ, इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ना पहली बार भारत में कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश इंडिया कहा गया था। जी। ये मतलब सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक खुली घोषणा थी कि अब भारत के इन हिस्सों पर मालिकाना हक ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का है। बिल्कुल। और इसके साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से 3? इसके पीछे क्या तर्क था? ये संख्या घटाने के पीछे का तर्क समझना भी दिलचस्प है।
पहले परिषद में 4 सदस्य होते थे और अगर कोई फैसला लेना हो तो गवर्नर जनरल को बहुमत साबित करने में पसीने छूट जाते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि संख्या 3 होने से ना गवर्नर जनरल को किसी भी फैसले को पास कराने के लिए बस एक सदस्य को अपने पक्ष में करना होता था। टाई होने पर उसका अपना वोट भी तो था। लेकिन यहाँ मुझे ना एक उलझन है। कैसी उलझन? राजनीतिक फैसले तो ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए लंदन से ले रही थी और परिषद में बहुमत से काम हो रहा था। हाँ। तो क्या भारत में बैठा वो जो गवर्नर जनरल था वो उस समय सिर्फ एक रबर स्टैंप या कठपुतली बन के रह गया था? मतलब क्या उसके पास खुद की कोई वास्तविक शक्ति बची भी थी? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब हमें इतिहास के अगले पन्ने यानी 1786 के अधिनियम में मिलता है। 1786 में क्या हुआ? उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजने की बात चल रही थी। कॉर्नवालिस एक बहुत ही कद्दावर सैन्य अधिकारी था। अच्छा। तो उसने ब्रिटिश सरकार के सामने एक बहुत ही कड़ी शर्त रख दी। उसने कहा कि मैं ये पद तभी स्वीकार करूंगा जब मुझे अपनी ही परिषद के फैसलों को पलटने का अधिकार मिले। अरे वाह। हाँ, एक तरह से किसी हाई प्रोफाइल सीईओ द्वारा अपनी नियुक्ति से पहले की जाने वाली एक बहुत बड़ी सौदेबाजी थी। समझ गई। तो 1786 के अधिनियम के माध्यम से ही गवर्नर जनरल को वो वीटो पावर दी गई थी, है ना? जी बिल्कुल, वीटो पावर। यानी विशेष परिस्थितियों में वह अपनी परिषद के बहुमत के फैसले को भी नकार सकता था। एग्जाम्स में ये वीटो पावर का साल बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, और सिर्फ वीटो पावर ही नहीं, उसे कमांडर इन चीफ का पद भी दे दिया गया। मतलब वो भारत में ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च सेनापति भी बन गया। तो वो कोई कठपुतली नहीं था? एकदम नहीं। उसे लगभग एक तानाशाह जैसी शक्तियां मिल गई थीं ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा बिना किसी रुकावट के कर सके। समझ गई। इसके बाद की जो कड़ी है ना वो 1793 का चार्टर एक्ट है। जब मैं इसके नोट्स देख रही थी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक रूटीन काम था जहां कंपनी का व्यापारिक लाइसेंस 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा आर्थिक पेच था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 1793 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने जो आर्थिक खेल खिलाना वो बहुत ही हैरान करने वाला था। आपको याद है लंदन में बैठा वो 6 सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक फैसले ले रहा था? हाँ, जो 1794 में बना था। तो 1793 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने ये नियम बना दिया कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन अब ब्रिटेन के खजाने से नहीं बल्कि भारतीय राजस्व यानी भारत के खजाने से दिया जाएगा। अरे ये तो सरासर लूट है। मतलब काम ब्रिटेन के हितों के लिए हो रहा है, अधिकारी लंदन में बैठे हैं, बिल्कुल। उनकी सैलरी भारत के आम किसानों और व्यापारियों से वसूले गए टैक्स से दी जा रही है। हाँ, और बात सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं थी। कंपनी को यह भी कानूनी निर्देश दिया गया कि वो अपने सभी खर्चे निकालने के बाद हर साल अपने मुनाफे में से 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को देगी। बाप रे, 5 लाख रुपए। जी, ये उस दौर में एक बहुत ही बड़ी रकम थी। मतलब ये एक स्पष्ट संकेत था कि भारत को अब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सींचने वाले एक बड़े स्रोत के रूप में स्थापित कर दिया गया था। खैर, इसी आर्थिक नियंत्रण की नींव पर ही आगे की पूरी इमारत खड़े हो गई। सही कहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटेन की घरेलू राजनीति और उनकी अर्थव्यवस्था ने भारत के कानून बदल दिए। बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। जी, 1813 का चार्टर। यहाँ अचानक से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी जो उनकी मोनोपोली थी उसको ही खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा अचानक क्यों हुआ? कंपनी तो ब्रिटिश सरकार को अच्छा खासा पैसा दे रही थी ना, 5 लाख रुपए सालाना। हाँ, दे तो रही थी, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण ना भारत में नहीं था बल्कि यूरोप में था। अच्छा, यूरोप में। जी, 1813 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर पहुंच रही थी। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में एकदम थोक के भाव में सामान बन रहा था। हाँ, मशीनों से बहुत उत्पादन हो रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यूरोप में नेपोलियन का दबदबा था। उसने यूरोपीय बंदरगाहों को ब्रिटिश सामान के लिए बंद कर दिया था, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। ओहो, तो अब ब्रिटेन के बाकी व्यापारियों के पास? हाँ, उनके पास अपना माल बेचने के लिए कोई बड़ा बाजार ही नहीं बचा था। तो उन ब्रिटिश कंपनियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला होगा कि भारत का बाजार जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रिजर्व है उसे बाकी सबके लिए भी खोला जाए, है ना? एकदम सही। यही वजह थी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का जो पूर्ण एकाधिकार था ना,
उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब अन्य सभी ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, एक व्यापारिक एकाधिकार का छिन जाना तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए? मतलब क्या उन्होंने अपनी मुनाफली बचाने की कोई कोशिश नहीं की? अरे कोशिश बिल्कुल की, और इसी कोशिश का नतीजा था कि कंपनी अपने लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सुरक्षित अपवाद बचाने में कामयाब रही। अपवाद? वो कौन से थे? उन्होंने ब्रिटिश संसद से कहा कि ठीक है, आप बाकी व्यापार सबके लिए खोल दीजिए, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर केवल हमारा ही एकाधिकार रहेगा। अच्छा, चाय और चीन? हाँ। ब्रिटिश सरकार ने उनकी ये बात मान ली, क्योंकि चाय का व्यापार उस समय बहुत ही ज्यादा मुनाफे वाला था। व्यापारिक दृष्टिकोण के अलावा ना 1813 के एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। स्टूडेंट्स को ये नोट कर लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इस एक्ट का सबसे ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला प्रावधान था शिक्षा को लेके। पहली बार कानूनी रूप से यह तय किया गया कि भारत में शिक्षा, साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 लाख रुपए, ये सुनने में आज शायद कम लगे, लेकिन उस समय ये एक बड़ी पहल थी। हाँ, बहुत बड़ी। हालांकि इसके पीछे भी अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य तो अपने प्रशासन के लिए सस्ते और शिक्षित भारतीय क्लर्क तैयार करना ही था। सही कहा आपने। और शिक्षा के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव हुआ था, वो मिशनरियों वाला। जी, इसी 1813 के एक्ट के जरिए ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली कानूनी छूट दे दी गई। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत में की गई एक तरह की संस्थागत सांस्कृतिक घुसपैठ थी। अब धर्म प्रचार की बात उठी है ना, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य याद आ रहा है मुझे। हाँ, बताइए। कई बार लोगों को लगता है कि ईसाई धर्म अंग्रेजों के साथ ही भारत आया था। हाँ, आम धारणा यही है। लेकिन असल में भारत में प्रथम चर्च बहुत पहले, लगभग 52 एडी में केरल में स्थापित हो चुका था, जिसे सेंट थॉमस ने बनवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार और कम जाना जाने वाला तथ्य है। ईसाई धर्म का भारत से सदियों पुराना नाता रहा है। जी। लेकिन 1813 के एक्ट के बाद जिस तरह से मिशनरी काम को संस्थागत समर्थन मिला ना, वो अभूतपूर्व था। इसी खुली छूट का नतीजा था कि कुछ ही सालों बाद 1818 में बंगाल में प्रसिद्ध सिरामपुर मिशन की स्थापना हुई। हाँ, सिरामपुर मिशन। इस मिशन ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, शिक्षा और धर्म प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इन सभी बदलावों ने जमीन तैयार कर दी थी उस दौर की, जिसे हम पूर्ण केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन का चरम कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये दौर आया 1833 के चार्टर एक्ट के साथ। 1813 में जो एकाधिकार पर पहला हथौड़ा चला था ना, 1833 में उसने कंपनी का पूरा व्यापारिक ढांचा ही ध्वस्त कर दिया। 1833 का चार्टर एक्ट सही मायने में भारत के प्रशासनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अगर हम परीक्षा के लिहाज से सबसे बड़े तथ्य की बात करें तो वो ये था कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और ये पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों से उनकी कानून बनाने की शक्तियां पूरी तरह छीन ली गईं। पूरी तरह से? हाँ, अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में केंद्रित कर दी गई। इसे अगर मैं अपनी पहले वाली भाषा में कहूं तो ये पूरे भारत के प्रशासनिक सिस्टम का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट था। सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ, ये सही है। मतलब इससे पहले बॉम्बे का अपना अलग सिस्टम था, मद्रास का अपना अलग और बंगाल का अलग। तो 1833 के इस अपडेट ने पुराने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर पूरे देश में एक ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। ये एनोलॉजी बहुत सटीक बैठती है। और क्योंकि अब पूरे देश के लिए कानून सिर्फ गवर्नर जनरल की परिषद को बनाने थे, तो इसलिए उन्हें कानूनी विशेषज्ञ की जरूरत महसूस हुई। जाहिर सी बात है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परिषद में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, जिसे विधि सदस्य या लॉ मेंबर कहा गया। और प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी। जी, लॉर्ड मैकाले। लेकिन क्या उन्हें परिषद में बाकी सदस्यों के बराबर ही अधिकार मिले हुए थे? मतलब क्या वो वोट कर सकते थे? शुरुआत में नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि 1833 में जब मैकाले को शामिल किया गया
तो उनकी भूमिका केवल सलाहकारी थी। अच्छा, सिर्फ सलाह देने के लिए? हाँ, वो परिषद की बैठकों में हिस्सा ले सकते थे, सलाह दे सकते थे, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। 1833 के एक्ट में एक और चीज थी जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो है 1813 में छोड़े गए अपवादों का अंत। हाँ, चाय और चीन वाला व्यापार। बिल्कुल, जो चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी ने 1813 में बचा लिया था ना, हाँ। वो 1833 में पूरी तरह छीन लिया गया। एकदम सही। और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। वो कंपनी जो कभी मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, वो अब व्यापारिक गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त हो गई। मतलब अब कोई व्यापार नहीं? कोई व्यापार नहीं। वो विशुद्ध रूप से ब्रिटिश ताज के बिचौलिए के तौर पर भारत पर राज करने वाली एक प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अलावा 1833 के एक्ट में सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा निर्देश भी छिपा था। इसी एक्ट में भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी को खत्म करने का निर्देश दिया गया था। हाँ, ये निर्देश बहुत अहम था, लेकिन अक्सर परीक्षाओं में छात्र यहाँ एक गलती कर बैठते हैं। कैसी गलती? देखिए, निर्देश तो 1833 में आया था, लेकिन दास प्रथा को कानूनी रूप से पूरी तरह अवैध 10 साल बाद यानी 1843 में घोषित किया गया। अच्छा, 1843 में। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। तो अगर सवाल पूर्ण उन्मूलन का हो तो जवाब 1843 और लॉर्ड एलनबरो होगा। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी पॉइंट है। अब हम कानून बनाने की इस प्रक्रिया को ना आज के समय से जोड़कर देखते हैं। जी। 1833 के एक्ट के तहत ही 1834 में भारत के प्रथम विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष खुद लॉर्ड मैकाले थे। इस आयोग का मुख्य काम था भारत के बिखरे हुए कानूनों को इकट्ठा करना और उन्हें संहिताबद्ध यानी कोडिफाई करना। बिल्कुल। और लॉर्ड मैकाले के इसी विधि आयोग की वर्षों की मेहनत का जो सबसे बड़ा परिणाम निकलकर सामने आया ना, वो था 1860 में लागू हुआ भारतीय दंड संहिता, या जिसे हम आईपीसी के नाम से जानते हैं। हाँ, वही आईपीसी जिसमें 511 धाराएं थीं। लेकिन अगर हम आईपीसी के मूल विचार को देखें तो वो पूरी तरह से एक औपनिवेशिक मानसिकता पर आधारित थे। हाँ, वो तो है। उसका मुख्य फोकस न्याय देना कम और लोगों को डरा कर रखना या दंड देना ज्यादा था। आखिर वो कानून गुलाम देश पर राज करने के लिए ही तो बनाए गए के। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसीलिए ना 2023 में भारत के कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। जी, बीएनएस लागू हुआ है। 1860 के उस औपनिवेशिक कानून यानी आईपीसी को पूरी तरह से हटाकर 2023 में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा अपडेट है। बीएनएस में 358 धाराएं हैं और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही। ये भारतीय समाज की वर्तमान जरूरतों और मूल्यों के हिसाब से तैयार की गई एक आधुनिक कानूनी व्यवस्था है। और मजे की बात देखिए, विधि आयोग की ये जो परंपरा 1834 में शुरू हुई थी ना, हाँ, वो आज भी जारी है। हाँ, आज भी लॉ कमीशन होता है। आज हम आजाद भारत में हैं और वर्तमान में हमारा 23वां विधि आयोग कार्यरत है। इसके अध्यक्ष जस्टिस बीपी सिन्हा हैं और इस आयोग का कार्यकाल 2024 से 2027 तक है। अच्छा। आज का विधि आयोग कानूनों का आधुनिकीकरण करता है और संविधान के नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर सरकार को कानूनी सुधार की सलाह देता है। 1834 से लेकर 2024 तक ये सफर सच में ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। खैर, प्रशासन और कानून पर तो ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। हाँ, वो तो हो गया। अब समय था एक ऐसा ढांचा तैयार करने का जो भविष्य के शासन की नींव रख सके। और यहीं से एंट्री होती है 1853 के चार्टर एक्ट की, जो कंपनी के शासनकाल का अंतिम चार्टर एक्ट साबित हुआ। जी। 1853 का एक्ट इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसने आधुनिक संसदीय प्रणाली के बीज बोए। भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब विधायिका यानी कानून बनाने वाले काम और कार्यपालिका यानी कानून लागू करने वाले काम को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
क्या गवर्नर जनरल की परिषद पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था? बिल्कुल बढ़िया था। आप खुद सोचिए, एक पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक ही परिषद कानून भी बना रही थी और उसे लागू भी कर रही थी। ये व्यावहारिक नहीं था। हाँ, एक ही टीम दोनों काम कैसे करेगी? कानून बनाने के लिए अलग तरह की विशेषज्ञता चाहिए थी। इसीलिए 1853 के एक्ट के तहत 12 सदस्यों वाली एक नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी, ये परिषद इतनी महत्वपूर्ण थी कि इतिहासकार इसे उस दौर की मिनी पार्लियामेंट या छोटी संसद भी कहते हैं। तो आज जो हम संसद में बहस और कानून बनते देखते हैं ना, उसकी एक बहुत ही शुरुआती और धुंधली सी तस्वीर हमें 1853 में दिखाई देती है। एकदम सही। इसके अलावा 1853 के एक्ट ने भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक और बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। वो थी सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन की शुरुआत। ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे पहले तक कंपनी के उच्च प्रशासनिक पदों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों को ही बिठा देते थे। इसे संरक्षण या पेट्रनेज प्रणाली कहते थे। मतलब नेपोटिज्म चल रहा था। हाँ, वही। लेकिन 1853 में ये तय कर दिया गया कि अब इन पदों पर भर्ती योग्यता के आधार पर होगी। 1854 में इसके लिए मैकाले समिति बनाई गई और प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पहली बार भारतीयों के लिए भी इन उच्च सिविल सेवा पदों के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए। अब कोई भी भारतीय जो परीक्षा पास करने की योग्यता रखता था, वो प्रशासन का हिस्सा बन सकता था। बिल्कुल। और जैसे जैसे भारत में प्रशासनिक ढांचा मजबूत हो रहा था ना, वैसे वैसे लंदन में बैठे कंपनी के निदेशकों की ताकत सिकुड़ती जा रही थी। वो बीओडी वाले। हाँ, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पिट्स इंडिया एक्ट के समय 24 सदस्य होते थे, 1853 के एक्ट में उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई। और शायद उन 18 में से भी 6 सदस्य सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किए जाने लगे थे, है ना? जी बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब था कि अब कंपनी के निदेशक मंडल में भी 1/3 नियंत्रण सीधे ब्रिटिश राजघराने का हो गया था। कंपनी अब लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। सही बात है। इसके कुछ ही साल बाद 1857 की महान क्रांति हुई, जिसके बाद 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया। बाप रे, क्या जबरदस्त सफर रहा है ये पूरी चर्चा का। 1784 के द्वैध सेशन से लेकर 1853 की मिनी पार्लियामेंट तक इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने सभी श्रोताओं के लिए, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। हम दोनों मिलकर उस तुलनात्मक मैट्रिक्स को दोहराते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्यापारिक एकाधिकार का सफर। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ 1793 से। स्थिति क्या थी? विस्तार। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बिना किसी परेशानी के सुरक्षित कर दिया गया था। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ स्थिति थी आंशिक अंत। व्यापारिक एकाधिकार टूट गया था, लेकिन कंपनी ने चाय और चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार बचा लिया था। और अंत में 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ स्थिति थी पूर्णतः समाप्त। चाय और चीन का व्यापार भी खत्म और ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बनकर रह गई। बेहतरीन। और बाकी जो सबसे जरूरी तथ्य हैं उन्हें एक लाइन में समेटे तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिली 1786 में। भारत में दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा। बंगाल का अंतिम और पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। और कार्यपालिका को विधायिका से अलग करते हुए पहली केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ये सारे तथ्य और इनके पीछे की ये पूरी कहानी ना परीक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव की तरह काम करेगी। बिल्कुल काम करेगी। तो आज की हमारी इस चर्चा का समापन एक विचारणीय प्रश्न के साथ करते हैं। शुरुआत में हमने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और टेक कंपनियों का उदाहरण दिया था। जी हाँ। जरा शांति से सोचिए, एक विदेशी प्राइवेट कंपनी जो हमारे देश में सिर्फ व्यापार करने, गोदाम बनाने और मुनाफा कमाने आई थी, उसने धीरे धीरे अपनी खुद की फौज खड़ी की, हमारे ही संसाधनों से पैसा कमाकर हमारे ही कानून लिखे और महज 70 सालों के भीतर वो पूरे उपमहाद्वीप की भाग्य विधाता बन गई। ये सच में डरावना है।
आज के इस आधुनिक दौर में जहां विशाल ग्लोबल टेक कंपनियां हमारे डेटा, हमारे संचार, हमारी आदतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असीमित नियंत्रण रखती हैं, क्या इतिहास का ये पन्ना हमें कोई गंभीर चेतावनी देता है? अगर भविष्य में ये डिजिटल महाशक्तियां ही हमारे कानून और हमारा समाज तय करने लगें, तो दुनिया कैसी होगी? इस विचार के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडु अचीव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहे।